हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फाज इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर्स में मैं बच्चों आपको जो r इक्वल टू या फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर था हमारा r इक्वल टू अंडर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्रूव कराया था। और इस पे बेसिस मैंने 3 स्पेशल केस थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें बता दिए थे बच्चों। अच्छा, तो अब इसके बाद बच्चों वो सब क्या था ना, दो सदिशों का संयोजन था। क्या था बच्चों? दो सदिशों का आपस में संयोजन था। और हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दो सदिशों का या फिर एक सदिश, अब दो संयोजित हो गए हैं, अब उनका वियोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वियोजन पढ़ेंगे, वियोजन। ठीक, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिजोल्यूशन। तो हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बस इतना पढ़ाऊँगा कि उनका वियोजन कैसे करते हैं 2D कंपोनेंट में और 3D कंपोनेंट में। बस आज के लेक्चर में इतना ही होगा बच्चों। और आप ये मत सोचिए कि 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, नहीं। इसको अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम 40-45 मिनट तो लगेगा ही। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, मतलब देखो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे होगा। आप जैसे कि आज मैं पढ़ा दूँगा 2D कंपोनेंट 3D कंपोनेंट में कैसे कैसे तोड़ेंगे बच्चों। अगले लेक्चर में मैं पढ़ा दूँगा आप लोगों को। आप सदिशों का जैसे मतलब जोड़ घटाव पढ़ लिए हम लोग। जो घटाव आता है बच्चों के प्रकार जोड़ी होता है। ठीक है, तो जब हम आगे आएंगे तो आएगा हम लोगों का सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल बच्चों दो प्रकार का होता है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। ठीक, तो उसको मैं अगले क्लास में चर्चा में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में एक ही चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, समझाने में मेरे को अच्छा पड़ेगा। ठीक है, और आपको समझने में अच्छा पड़ेगा, इसलिए मैं आज कंपोनेंट को लेकर चर्चा करता हूँ। ठीक है, और आप लोग प्रक्षेप गति पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे बच्चों। मैं आपसे कहा था कि 2-3 दिन लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से बताना होता है तो समय तो लगता ही है। ठीक, और आपके पास भरपूर समय भी है, समय दीजिए मेरे साथ। और आपको मैं जब जो चीज़ें सारी बता रहा हूँ और कि उसको आप लेवल वाइज पढ़ भी रहे हैं, ठीक, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा बच्चों। ठीक, जो बच्चा डेली क्लास कर रहा है हमारा, ठीक है, उसको मतलब आगे जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। मैं सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलूँगा, ताकि आपको 12th में आते आते आपका कोई डाउट ना हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ें 11th की यूज की जाती हैं जो सीधे सर मान के चलते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। बच्चे पढ़े नहीं होते हैं, वाकई बात मानो तो पढ़े होते ही नहीं हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं ना, सारे बच्चे क्या करते हैं, आनंद लेते रहते हैं और फिर उसके बाद 12th में जाके वही सब चीज़, सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो आज मतलब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से लग जाइए, ताकि आपको वहाँ पे जब सर बताएं तो मतलब फ्रेश माइंड से पढ़ो। बर्डन न रहे कि मैं ये नहीं पढ़ा हूँ। जब बर्डन रहता है तो कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ 2D कंपोनेंट में तोड़ना, सदिशों का वियोजन। पहले क्या बच्चों? सदिशों का वियोजन बच्चों, सदिशों का वियोजन। इसको क्या समझो बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा बच्चों, ये दो तरीके का होता है बच्चों, द्विविमीय वियोजन, द्विविमीय वियोजन। ठीक, रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन ना बच्चा। फिर होता है त्रिविमीय वियोजन, त्रिविमीय वियोजन बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। ठीक बच्चों, द्विविमीय वियोजन और त्रिविमीय वियोजन, इस पर चर्चाएं करते हैं बच्चों। देखिए, इसको मिटाते हैं ज़रा। पहला पढ़ेंगे हम लोग बच्चों द्विविमीय वियोजन कैसे करते हैं। देखो बच्चा, जैसे मान लो तुम्हारा एक वेक्टर है ओपी ना, वेक्टर है तुम्हारा ओपी, वेक्टर है तुम्हारा।
ठीक बच्चों, इसका विभाजन करना है 2 डायमेंशन मतलब 2 में। तो इसका एक हम तो लेते हैं बच्चों इधर की साइड, ये मान लो वेक्टर ए है, तो क्या लेते हैं बच्चों ए एक्स रिवोल्यूशन और ए वाई रिवोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ना बच्चों ये थीटा मान के चलना, अभी थीटा की बाद में करेंगे अभी ना। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, इसको ध्यान से देना। अगर के बच्चों तुमको ओपी निकालना होगा ना, त्रिभुज के नियम से निकालना, वेक्टर ओपी बराबर निकालना होगा बच्चों, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एम मान लो, यहाँ पे एन मान लो, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक, ओ एम प्लस में बच्चों एम पी होगा कि नहीं होगा, ओ एम वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर में एम पी होगा कि नहीं हो बच्चों ना। देखो कैसे, ये था रिजल्टेंट वेक्टर ये था, इसको आप ओ पी मानिए, इसको ओ एम मानिए, इसको पी मानिए। ठीक, पी तो है ही, तो ओ एम प्लस ओ पी इक्वल टू कितना बच्चों, ओ पी हो जाएगा। त्रिभुज के नियम से याद आ रहा है आपको, है ना। ठीक, अच्छा अब बच्चों ओ एम तुम्हारा क्या है, देखो अगर कि इधर के कंपोनेंट तो इसको ए एक्स बोलते हैं, इधर के कंपोनेंट को ए वाई बोलते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है ना बच्चों, ये वाई एक्सिस में है, ये आपका एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो इधर के कंपोनेंट क्या बोलते हैं, ए एक्स कंपोनेंट और इधर को ए वाई कंपोनेंट। अगर कि बच्चों ओ पी को लिखना होगा आपको, ओ पी को लिखना होगा तो ओ पी क्या है बच्चों, वेक्टर ए है ना बच्चों, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर कितना बच्चा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर ना बच्चों, मतलब ए इक्वल टू कितना बच्चों, ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर फॉर्म में। आगे इतना ठीक, तो ये मैंने तो कंपोनेंट में तोड़ दिया बच्चा, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई। लेकिन अब हमको थीटा के टर्म में तोड़ना है, किस में तोड़ना है, थीटा के टर्म में। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिख देना कि माना, क्या मानोगे बच्चों, माना, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं पहले बताया हूँ क्योंकि मैं यहाँ यूज करूँगा उसका। ठीक है, क्या बताया था मैंने, माना यक्स अक्ष में एकांक वेक्टर, क्या बच्चा, एकांक सदिश ए एक्स आई कैप है ना बच्चा, तथा वाई अक्ष में क्या है बच्चों, ए वाई जे कैप है। तब बच्चों इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 ना, तब इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो बात कंप्लीट होगी। अगर कि बच्चों थीटा हो गया, अगर कि ये थीटा हो गया तो बताओ ए एक्स है, अपने सेंस से बताओ, जब ए वाई ये वाला पोर्शन ए वाई है तो ए वाला ये पोर्शन ए वाई होगा कि नहीं होगा, होगा ए वाई ना, दिख रहा है फिगर से। और कि मान लीजिए ये डिस्टेंस ए वाई है भैया, तो ये भी डिस्टेंस ए वाई होगी क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस के बीच की दूरी है। ठीक है, मतलब आप तो यहाँ का आपका इतना सेंस तो पकड़ ही रहा होगा। ठीक, तो बच्चों देखो इसमें एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं त्रिभुज ओ पी एम में बच्चों, या फिर त्रिभुज ओ एम पी में क्या दिख रहा है बच्चा, अगर कि हम लिख दें क्या, कास थीटा, क्या लिखते हैं बच्चों, कास थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हो बच्चों, कॉस थीटा बराबर हो सकता है आपका, देखिए क्या हो सकता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, आधार बटा के कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ये बात याद रखिएगा। ठीक बच्चों, आधार यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चा, आधार ये होगा ए एक्स अपान में बच्चों, कर्ण क्या होता है बच्चा, कर्ण क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा, नहीं कर्ण हो जाएगा ए। ठीक बच्चों, तो देखो काश डबल आधार बटा कर्ण, तो बताओ बच्चों ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको ध्यान में रखे रहिएगा अभी। ठीक, क्या करेगा, ध्यान में रखे रहिएगा। या फिर मान लीजिए कि आपका क्या है बच्चों हैच नंबर 1 है, क्या है, हैच नंबर 1 है, इसको हैच नंबर 1 बनाते हैं। अब बच्चों क्या करोगे, त्रिभुज ओ एम पी में ही अगर कि इसी में ही अगर के साइन थीटा निकालोगे तुम, क्या निकालोगे बच्चों,
साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा कड़। लंब क्या बच्चों, ए वाई है, लंब बटा के कड़, तो लंब तुम्हारा ए वाई हो गया, कड़ तुम्हारा ए हो गया। तो बताओ बच्चों तब क्या हो जाएगा, ए वाई बराबर मुन्ना, ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इसको बच्चों हैश नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, हैश नंबर 2 मान लो। हैश नंबर 1 और हैश नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। हैश नंबर 1 और हैश नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए बच्चों। तो कितना आ जाएगा आपका वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा बच्चों ए कॉस थीटा और प्लस में बच्चा ए साइन थीटा ना, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों अभी ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, और कि रिजल्टेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है बच्चों, परिमाण लिखना पड़ेगा। तो बस क्या करना, समीकरण नंबर, इसको मिटा देते हैं बच्चों, इधर का इधर मिटा देते हैं ना। बस क्या करोगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का, या फिर हैश नंबर, समीकरण नंबर हैश नंबर 1 और समीकरण हैश नंबर 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पे, क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा मुन्ना, और ए वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ना बच्चों इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, जिसका कैलकुलेशन कमजोर है बच्चों, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लाना, कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं लाया, और ये सब कोई जानता है कि ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ए स्क्वायर होता है ना, अरे 1 होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, यही है क्या बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर है, परिमाण सदिश है, सदिश का परिमाण है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बच्चों आ गया आपका। ठीक, तो यहाँ तक बातें समझ आई बच्चों। ये क्या था आपका, 2D कंपोनेंट में तोड़ना, क्या था बच्चों, 2D कंपोनेंट में तोड़ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है बच्चों, 3D कंपोनेंट में तोड़ना है। जैसे आपने 2D कंपोनेंट में तोड़ा, वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, 3D कंपोनेंट में तोड़ना है। इसको ज़रा समझते हैं एकदम अच्छे से रिलैक्स मूड में। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जो चीज़ें नहीं हो पाए बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। आप क्या बताएंगे बच्चों, सदिशों का त्रिविमीय वियोजन, सदिशों का त्रिविमीय वियोजन, सदिशों का बच्चों त्रिविमीय वियोजन। ठीक बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स थ्री डायमेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक बच्चों, अच्छा इसको जरा ध्यान से देखिएगा, लोग फिगर बनाते हैं। देखो बच्चा,
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, इसको ये बात हमारी याद रखिएगा। ठीक, ठीक बच्चों, ये मैं 3D पिक्चर बनाया हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आई। नाम रख दीजिए इसका आप लोग। मान लो बच्चों तुम्हारा वेक्टर ये है ना, 3D में ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपका O है बच्चों, ये आपका P, यही आपका वेक्टर है। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है PM। देखो बच्चों, ये जो नीचे का प्लेन दिख रहा है तुम्हारा, जो मैं हरा पेन से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये नीचे का प्लेन है बच्चा। ठीक है, और ये सब क्या है, ये देखो, ये नीचे का प्लेन है, ये खड़ा प्लेन है। ठीक है, खड़ा प्लेन है आपका, याद रखिएगा। तो क्या हो बच्चों, इस P से जो M है बच्चों परपेंडिकुलर है। कैसा बच्चा, परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है ना परपेंडिकुलर है। इसका मैंने नाम रख दिया M, इसका मैंने नाम रख दिया बच्चों N। ठीक, ये तुम्हारा N हो गया, ये तुम्हारा M हो गया। ये भी क्या बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ये भी डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसी आप देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ और मैं समझ लेता हूँ। ये जो बच्चों, ये जो तुम्हारा P है, P देखो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है बच्चों, अल्फा बना रहा है। ठीक बच्चों, और ये जो P है तुम्हारा बच्चों, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बच्चों, बीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है। और यही जो P है तुम्हारा बच्चों, P को ऐसे स्ट्रेट लाइन ना यूज करिए, P को एक सरल रेखा, ये जो तुम्हारा है ZP, इसको सरल रेखा नमत एज्यूम करिए। इसको एज्यूम करिए कि क्या ये ऐसी खड़ी लाइन है। जो OP है तुम्हारा, OP जो तुम्हारा क्या है बच्चों, बाहर निकल रहा है। तो इनके बीच में जो जेड एक्सिस है और इनके बीच में जो एंगल है बच्चों, ये तुम्हारा है क्या, बीटा। ठीक, क्या है बच्चों, बीटा है ना। आप लोगों को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा बच्चों, यहाँ से आप देखिएगा बच्चों, अगर के ये देखो बच्चों तुम्हारा क्या है, ए वाई कंपोनेंट है, ये तुम्हारा वेक्टर ए है। क्या बच्चों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का ए वाई कंपोनेंट है, और इधर ए एक्स कंपोनेंट है बच्चा, इधर क्या बच्चा, ए एक्स कंपोनेंट है, और ये तुम्हारा क्या बच्चों, ए जेड कंपोनेंट है। ये भी बात आप लोग भली बात ही याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं, अगर कि तुम बच्चों OPM में ध्यान से देखिए, OPM में अगर कि ध्यान से देखोगे बच्चों, OPM में तो क्या मिलेगा बच्चों, वेक्टर OP बराबर, अगर लिखोगे वेक्टर OP बराबर, ठीक बच्चों, थोड़ा सा इसको भी ऐसे कर लेना। ठीक है, वेक्टर OP बराबर मिलेगा बच्चों OM प्लस PM। क्या बच्चों, OM, वेक्टर OM प्लस वेक्टर PM बच्चों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, ये बात ध्यान देना बच्चों, ये जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा AY है बच्चों, AY, PM भी तुम्हारा AY ही होगा, PM भी तुम्हारा AY ही होगा। क्यों, क्योंकि खड़ी लाइनें ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपको ये मान के चलना होगा। ठीक, अच्छा बच्चों, अब देखो हम आते हैं OM में आते हैं, तो OM को जरा से ध्यान देखना, OMN भी एक क्या बच्चों, एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, OMN भी एक आपका ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा होगा। तो अब बच्चों बताओ,
अगर कि तुमको OM को लिखना होगा, OM को लिखना होगा तो ये 90 डिग्री बच्चों ना, ये OM तुम्हारा क्या है, तो OM को आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से, वेक्टर OM हो सकता है आपका बच्चों, वेक्टर OM आपका OM, वेक्टर ON को लिखते हैं ना, ON है ठीक। OM को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका इधर डायरेक्शन करते हैं, इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, इधर है ना। तो OM हो सकता है बच्चों ON ना बच्चा, ON प्लस MN, क्या हो सकता है बच्चों, ON प्लस बच्चों MN। ये बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, एक इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। समझ रहे हो ना, फिगर को देखो ध्यान समझोगे, हमारी बात को ध्यान समझोगे तब समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा है इसको और बढ़ाओ तो ये देखो तुम्हारा जेड एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, और इसको ज़रा और बढ़ाओगे बच्चा ना तो ये तुम्हारा देखो AY के पैरेलल दिख रहा है। तो जो तुम्हारा PM बच्चा, जो तुम्हारा PM है वो किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, AY के इक्विवेलेंट है ना। और जो तुम्हारा बच्चों MN है, MN किसके इक्विवेलेंट बच्चों, AZ के इक्विवेलेंट है, AZ के इक्विवेलेंट है बच्चों। और देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा ON है, ON तो एक्सिस है ही, ON तो एक्सिस है ही, तो ये किसका AX का कंपोनेंट होगा। अब देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक बच्चों, देखो समीकरण नंबर 2 का मान ना बच्चा, समीकरण नंबर 2 का मान किसी को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसका पेन कर दूँगा। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर बच्चा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो वेक्टर OP बराबर हो जाएगा बच्चों, वेक्टर OM कर लेंगे बच्चों, वेक्टर ON प्लस वेक्टर MN, वेक्टर बच्चों ON और प्लस में वेक्टर MN बच्चों, प्लस में बच्चों PM तो इसी तरह पे करेगा, वेक्टर PM लिख दीजिए, वेक्टर PM। अच्छा बच्चों, अब देखो सबको बारी बारी से देखते हैं। वेक्टर OP कितना बच्चों, वेक्टर है, वेक्टर OP कितना है, वेक्टर A, लिख दीजिए वेक्टर A, क्या है बच्चों, वेक्टर A। ठीक बच्चों, अब देखिए ON क्या है बच्चा, ON देखिए कहाँ पे है, ON क्या है बच्चों, AX है कि नहीं है, AX है, रख दीजिए AX प्लस MN क्या है बच्चा, MN क्या है बच्चों, Z के पैरेलल है, Z के पैरेलल तो Z कंपोनेंट के समान होगा, तो कितना होगा बच्चों, AZ होगा प्लस बच्चा PM देखो बच्चों, PM किसके पैरेलल है बच्चों, Y एक्सिस के पैरेलल, तो कितना होगा बच्चा, AY होगा, AY मतलब बच्चा A होगा क्या तुम्हारा, A किससे मिलकर बना है, AX कंपोनेंट प्लस Y कंपोनेंट प्लस Z कंपोनेंट, AX कंपोनेंट प्लस AY कंपोनेंट प्लस AZ कंपोनेंट, वेक्टर A इक्वल टू। आए बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। हम क्या निकालेंगे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। परिमाण इसका जो OP है मैंने वेक्टर की फॉर्म निकाल दिया, अब इसका परिमाण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अभी देखिए चुटकियों में। जिन ट्रेंगल का यूज किया था बच्चों, मैंने जिन ट्रेंगल का यूज किया था उसी ट्रेंगल का यूज करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक, थोड़ा सा इधर लगते हैं पहले फिर मिटाते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे हम ध्यान से बताएंगे आपको, जहाँ वहाँ आप लोग अपना ध्यान कंसंट्रेट करिएगा ना। अब आ जाइए बच्चों समीकरण नंबर त्रिभुज नंबर OPM में आइए ना बच्चों, लिखे त्रिभुज OPM में ना बच्चा, त्रिभुज OPM में आइए। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, देखो ये तुम्हारा एक प्लेन है, इस पर Y एक्सिस खड़ा है ना, लंब है, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। OPM में ध्यान से देखिएगा, OPM में देख रहे हैं, ठीक। तो बताओ OP इक्वल टू कितना था बच्चों, OP का स्क्वायर, मतलब देखो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ 90 डिग्री के सामने क्या है बच्चों, OP है, तो मतलब OP का स्क्वायर ना बच्चों, OP का स्क्वायर ना बराबर के बच्चा OP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर ना बच्चों, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर बच्चों,
ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब देखो बच्चों, अब पी एम को ज़रा ध्यान देखो, अरे ओ एम को ज़रा ध्यान देखो, ओ एम को ज़रा ध्यान देखो। तो तुम अब देखो ये किस में था बच्चों, त्रिभुज ओ पी एम में था। अब यही से हम लिखो त्रिभुज बच्चों ओ एम एन में। देखिए त्रिभुज ओ एम एन में क्या हो सकता है बच्चों बताओ। ये देखो इसके लिए 90 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज के लिए बच्चों जो हम रेड पेन से बता दे रहे हैं, रेड पेन से बना उसी को ध्यान से देखना। इस वाले त्रिभुज में बच्चों ना 90 डिग्री तुम्हारा कौन है बच्चों, ए है। तो इसके सामने का जो क्या होगा, कर्ण होगा। तो बताइए ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर कर्ण होगा इसके लिए ओ एम कर्ण होगा। तो ओ एम का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, एम एन का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर बच्चों प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर। ठीक बच्चों। अब देखो इसी को उठा के इसमें रख दो, इसी को उठा के इसमें रख दो। तो कुछ समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या बच्चों, स्टार मान लेते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 1 कहीं मान चुके हो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान चुके हो, इसको 3 मान लो बच्चों और इसको 4 मान लो ना। तो 3 में उठा के 4 का मान रख दो, या फिर लिख दो समीकरण नंबर 3 था 4 से, समीकरण नंबर 3 ना बच्चों हुआ 4 से। क्या आ जाएगा बच्चों, ओ पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ओ एम स्क्वायर तो रबे करेगा, नहीं ओ एम स्क्वायर तो नहीं रहेगा, पी एम स्क्वायर तो रबे करेगा बच्चों, पी एम स्क्वायर आपका रबे करेगा, रख दीजिए। और जो ओ एम स्क्वायर बच्चों इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, रख दीजिए। एम एन स्क्वायर बच्चों प्लस में ओ एन स्क्वायर मैंने रख दिया। अब देखो बच्चों फिगर में ध्यान से, ओ पी क्या बच्चा, कंपोनेंट ए है ना, मतलब ए का स्क्वायर। ठीक, ए का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बच्चों एम एन का स्क्वायर, एम एन है क्या बच्चों, एम एन क्या है बच्चों, जेड है, एम एन देखो जेड है, जेड का स्क्वायर ना बच्चों, मतलब कौन सा, ए जेड का स्क्वायर। क्या बच्चों, ए जेड का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर बच्चों, पी एन कहाँ है, पी एन पी एन पी एन पी एन पी एम है ना भैया, पी एम बच्चा, ये पी एम है क्या बच्चों, ए वाई है, ए वाई है, ए वाई है ना बच्चों, ए वाई का स्क्वायर प्लस में बच्चा, प्लस में ओ एन कितना बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर ना, ए स्क्वायर। इसको अरेंज कर लीजिए बाबू, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में बच्चों ए जेड स्क्वायर। मतलब बच्चों ए इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ना बच्चों प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। मतलब परिमाणीय सदिश, परिणामी सदिश क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब परिमाण सदिश का परिमाण ए इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक आपका क्या था, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन दोनों पार्ट हो गया बच्चों। एक आता है बच्चों दिक् कोसाइन टर्म आता है, ठीक है। दिक् कोसाइन टर्म कैसे लेंगे बच्चों, जैसे मान लो बच्चों एक्स इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो बच्चों बताओ ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए ना बच्चों ए कॉस अल्फा, मैंने बताया था अभी तोड़ना। ठीक बच्चों, अगर कि बीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे बच्चों, ए को बीटा के वाई के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए वाला कितना आ जाएगा, ए कॉस बीटा आ जाएगा बच्चों, ए कॉस बीटा। अगर कि बच्चों ये जेड है ना, ये देखो सीधी लाइन ना मान के ऐसे मानोगे तो कोण बना रहा है, ये जो ओपी है ए जेड के साथ एक कोण बना रहा है। तो ए जेड कितना आ जाएगा बच्चा, ए जेड आ जाएगा तुम्हारा, ए जेड इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ए ना बच्चों कास अल्फा हो गया, बीटा हो गया गामा। बीटा थोड़ा मान ले क्या, ये वाला गामा है बच्चों ना, ये वाला गामा है ना। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों, पी जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड के साथ गामा। ठीक, अब देखो बच्चों मतलब क्या है तुम्हारा, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा और ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा। अब क्या करोगे बच्चों, तीनों को उठा के क्या कर दोगे, इसी में रख दो, तीनों को उठा के इसी में रख दो। इक्वेशन नंबर डबल स्टार मान लो इसको, इक्वेशन नंबर डबल स्टार ना, इधर मिटा देते हैं बच्चों। तो बताओ बच्चों फिगर से मैंने क्या लाया था, अभी फिगर से मैंने लाया क्या, फिगर से मैंने लाया बच्चा ए एक्स इक्वल टू, मैंने फिगर से लाया बच्चों ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू बच्चों ए कॉस
बीटा और ए जेड इक्वल टू बच्चों ए कॉस गामा। इसी को उठा के बच्चा डबल निशान रख दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू, नहीं किस में रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ना बच्चों, ए स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, अरे कास स्क्वायर बीटा बीटा और प्लस में ए स्क्वायर बच्चों कास स्क्वायर गामा। इसमें से देखो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो कितना आ जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, कास स्क्वायर अल्फा प्लस में कास स्क्वायर बीटा प्लस में कास स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आ जाएगा कितना बच्चों, कास स्क्वायर अल्फा प्लस में कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बच्चा गामा इक्वल टू 1। ये आता है रिजल्ट। इसको बोलते हैं दिक् कोसाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, दिक् कोसाइन ना, या फिर कोसाइन फार्मूला बोलते हैं इसको, इसके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या बच्चों, दिक् कोसाइन फार्मूला है। यहाँ तक हुआ आपका कंप्लीट ना बच्चों। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, सदिशों का वियोजन कर दिया कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चों, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल वेक्टरों का। ठीक, तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा बच्चों कल स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बस ये जान जाइए कि बच्चों इसमें बस इतना जो कहानी हम लोग पढ़े हैं ना, इस कहानी में बच्चों हमको बस इतना यूज करना है बच्चों कि ये जो हम लोग अभी तोड़े थे, क्या तोड़े थे, सब मिटाते बच्चों, सब मिटाते हैं। और ये सब कहानी जो है एक बार आपके नॉलेज के लिए नए पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही पड़ेगा। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो उसमें बहुत ही यूज है इसका। ठीक है, और मैंने आपके जो IQ पावर है उसको समझने के लिए भी ये बनाया। और हमको लगता है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो सर लोग बताते नहीं होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको ज़रा समझिए। आपको जो बच्चों क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो प्रक्षेप गति मेन पढ़ना है आपको, उसमें बस इतना यूज करना बच्चों। ये बस याद रखना कि जो ये होता है बच्चों, इसका जो मान लीजिए आर है, आर का ये थीटा बना रहा है, इधर कितना जाएगा बच्चों, आर कॉस थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा आर साइन थीटा। बस इतने, इसमें इस बात का याद रखना कि जिधर की तरफ थीटा होता है, जिधर की तरफ थीटा होता है उधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ते हैं तो कितना था बच्चों, आर कॉस थीटा। उसके विपरीत क्या होता है, आर साइन थीटा। जिधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ना होता है, मतलब जिधर की तरफ थीटा दिया रहता है, जिधर की तरफ थीटा दिया रहता है उधर की तरफ कंपोनेंट देते हैं तो कितना आता है बच्चों, कॉस थीटा के टर्म में आता है। और उसके विपरीत कितना आता है, साइन टर्म में। जिधर की तरफ थीटा होता है उधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ते हैं तो कास के साथ आता है, उसके विपरीत बच्चों साइन के साथ आता है। ये बात बिल्कुल रट के रख लेना है। क्यों, क्योंकि इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी पे बेस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे बच्चों वैसे तो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों को सदिशों का मतलब जो गुणनफल है उस पर कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स क्या है बच्चों, एक लैंग्वेज है। जो मैथ है आपका, फिजिक्स के लिए एक लैंग्वेज है। आपको मैथ नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो 11th में मान के चलता है कि हम आपको यही जो बेसिक मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं यही आपको मतलब पूरे 11th 12th काम आएगा। और जो आप लोगों के सर पढ़ाएंगे 12th में वो भी ये मान के चलेंगे कि आपके जो मतलब 11th में टीचर रहे होंगे ये सब सारी बातें आपको बता के आगे बढ़े होंगे। इसलिए सब सारी भी कहानी स्टार्ट, जो भी सर लोग कहानी स्टार्ट करेंगे पूरे 11th 12th के सिलेबस में फिजिक्स के, वो मान के चलेंगे कि आप लोग ये चीज़ें जान चुके हैं। कोई चर्चा नहीं करेंगे, बोलेंगे आप ये जानते हैं, आगे देखिए। ठीक, तो इस चीज़ को अच्छे से आप गौर कीजिएगा और देखिएगा। ठीक बच्चों, कल अगले आने वाले लेक्चर में मैं जब लूँगा क्लास तो उसमें आप लोगों का गुणनफल ख़त्म करके फिर सीधे प्रक्षेप गति पे आ जाऊँगा और ये भी चैप्टर आपका एंड हो जाएगा बच्चों, फिर क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।